ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे सेशन के प्रेजेंटर है दिलीप तनवार सर। दिलीप सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में सबको दे दूं। दिलीप सर हमारे एक रिसोर्स पर्सन है, जो पहले नॉर्थ ईस्ट के रिसोर्स पर्सन थे, अभी बिहार के रिसोर्स पर्सन है। तो मैं दिलीप सर को वेलकम करना चाहती हूँ सभी की तरफ से, और सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं उनको वेलकम करती हूँ। दिलीप सर, आप प्लीज प्रणाम मंत्र से आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिलीप सर, आर यू हियर? हम आपको नहीं देख पा रहे। हाँ, मेरा कैमरा ऑन है, मैं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं ब्रदर, नहीं दिख रहा। अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज बहुत स्पष्ट है। आवाज आ रही है। क्या हम ओके, प्रणाम मंत्र से स्टार्ट कर सकते हैं दिलीप सर? जी जी, मेरा कैमरा ऑन है। जैसे ही आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू है। मैं प्रणाम मंत्र से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरि सच्चित सुखद स्वरूपाय स्वामिनि तापहाय। हेलो, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो उस कारण से दिक्कतें आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर, रोशन सर। इंद्रानी मैम, क्या आप स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज? हाँ, सौरभ सर, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सौरभ सर, अच्छा, आपको टॉपिक पता है ना आज का क्या है अमन सर? सर नॉर्थ ईस्ट का कुछ बताने वाले हैं आप? ओके, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ओके, सो पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, मेरा भी थोड़ा हेजिटेशन जो है वो कम हो जाएगा। सो अमन, आप मुझसे छोटे हैं तो पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ। आप पहले बताइए कि आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या जानते हैं, जो भी आप जानते हो वो बता सकते हैं आप? जी सर, पता तो नहीं पर सुना था मैंने नॉर्थ ईस्ट जो एरिया वो हरा भरा एरिया है। वहाँ की संस्कृति अलग है, शायद वहाँ पे चाय पत्ती भी बोते हैं, ऐसा सुना है सर मैंने। इतना डिटेल में पता तो नहीं है। अच्छा एरिया सर, नाइस प्लेस, घूमने लायक अच्छी जगह है वो टूरिस्ट के लिए। ओके, सपना मैम। हाँ, अर्नब सर, तनुश्री मैम। हाँ, यस तनुश्री मैम, पहले आप बताइए। हाँ, मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितना जाना, मतलब सुना समझा है। नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी, उनका स्टेमिना काफी अच्छा होता है, आंखें छोटी छोटी होती है। नॉर्थ ईस्ट से हमारे रोहित जी हैं, उत्तराखंड ना, हमारे सौरभ जी भी हैं। हाइट का कहना तो बहुत ज्यादा हाइटेड लोग नहीं होते, शायद ऐसा मेरा मानना है, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। और एक प्रकृति का के गोद में, नेचर के बीच में वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है। वहाँ पर गर्म फूड ज्यादा खाया जाता है। हिल स्टेशन बोलते हैं तो वहाँ का वेदर बहुत कूल होता है। और अगर कहते हैं धरती का स्वर्ग अगर कश्मीर है, तो प्रकृति की गोद नॉर्थ ईस्ट है, ऐसा मैं मानती हूँ। ओके मैम, यस तनुश्री मैम। नॉर्थ ईस्ट का आसाम का वो बिहू जो डांस है, ये बहुत फेमस है। और उसका जो नेचर है वो भी बहुत अच्छे है उधर। ओके, सौरभ सर, आप कुछ बताना चाहें? सॉरी सपना मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट से नहीं हूँ, मैं नॉर्थ से हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट इज अ डिफरेंट प्लेस। नॉर्थ अलग है, जहाँ उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारी जगह है। एक एसीपी में बड़ा एक्चुअली इसका फेमस। आंसर मैं देना चाह रहा था, हाँ, पर मुझे पता था कि सौरभ सर देंगे, इसलिए नहीं, कोई नहीं। एसीपी में एक, शायद हम लोगों ने किया नहीं, आप लोगों ने किया नहीं होगा, बट एक फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल का जिक्र होता है। नागालैंड का फेस्टिवल है। आई होप दिलीप तुम्हें पता होगा शायद हॉर्नबिल के बारे में कुछ।
ठीक है। और Yes. एक जगह है तवांग, कहते हैं कि सबसे सुंदर जगह है अरुणाचल प्रदेश में, जो बॉर्डर से लगता है। बस, तो मुझे इतना ही पता है, वैसे बहुत कुछ पता है, पर और लोग बताएं तो वो अच्छा रहेगा। ओके, अर्नब सर आपने हैंड रेज किया था, आप बताएंगे कुछ? मैंने हैंड रेज तो नहीं किया था, बट बोल सकता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, राइट? हम्म, नॉर्थ ईस्ट, जब मैं स्कूल में था तो मेरे मणिपुर के बहुत सारे दोस्त थे मेरे स्कूल में। मेरा स्कूल डे बोर्डिंग और रेसिडेंशियल मिक्स्ड था, तो नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे आते थे। तो वो नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के लोग बहुत प्यारे से होते थे, एंड आई मीन somehow I personally felt comfortable in their company. दूसरा, अभी जेएनवी वर्कशॉप हुआ था प्रिंसिपल्स का, तवांग के प्रिंसिपल आए थे, तो बता रहे थे जेएनवी के कि वहाँ पे जो मोनास्ट्री है बुद्धिस्ट, टॉलेस्ट ना बिगेस्ट, कुछ ऐसा कुछ है। नॉर्थ ईस्ट कभी गया तो नहीं हूँ, बट सुना बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में। हमारे आश्रम बहुत सारे उधर, बस यही है। ओके, रमनन सर आप हैं यहाँ पे? Yes, I'm here. मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसको हिंदी में रख रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना, मतलब समझ पाने में थोड़ा सा? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो कोई और कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या हम स्टार्ट करें, आगे बढ़े? ओके, I यस think, may I say? हाँ यस मैम प्लीज। I think Northeast is the most unique and beautiful part of our country, which has such a rich cultural diversity and scenic beauty all over. Each state has such an unexplored beauty. It has culturally so diverse. People are so good, and they are still maintaining their own richness, their undiluted uniqueness. And then it is joining so many borders, so many international borders. So it has challenges. Northeast is a very challenging place in our country, but at the same time, it has a very rich beauty and history. So it's very unique, because I have traveled so many states of Northeast, and I believe one of the finest people you find over there. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। यस सौरभ सर। मुझे करेक्ट करना अगर मैं सही नहीं कह रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में भी इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि वो फीमेल डोमिनेटिंग स्टूडेंट इन अदर सेंस, तो वहाँ पे महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करती है, वो और चीज़ों में हिस्सा लेती है। यस सर, यू आर राइट सर। आई थिंक मैंने जो देखा है, या शायद इसलिए कि मैं इधर नॉर्थ इंडिया से गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे महिलाएं ज्यादा आगे हैं पुरुषों की तुलना में। इसलिए आप देखते होंगे कि ओलंपिक्स में भी ज्यादातर फीमेल जो प्लेयर है वो ही जाते हैं, या कह सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है सारी शो वही रन करते हैं लगभग लगभग। इंद्राणी मैम, यस आपने भी हैंड रेज किया था, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे कि रजनी मैम ने बोला, मैं वही बोलना चाहती कि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आता है, कि वो डेली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। हाँ यस मैम, ये तो है, हम आगे बात करेंगे इस बारे में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है द इंचेंटिंग नॉर्थ ईस्ट, मनमोहक उत्तर पूर्व भारत। अच्छा, सेवन सिस्टर्स के नाम मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएं तो मुझे लगेगा कि थोड़ा बेहतर होगा। उषा मैम आप बताएंगे सेवन सिस्टर्स कौन कौन से स्टेट है जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, कितने आपको पता हो? एक दिल्ली हो सकते है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। एक्चुअली मुझे पता नहीं है सर इसके बारे में।
try? ट्राई कर रही हूँ। ओके ओके Dipji, may I try? हाँ यस हरिओम सर प्लीज एक्चुअली 7 सिस्टर्स पहले थे, अब उन्हें 8 सिस्टर्स के रूप में रखते हैं। सिक्किम को ऐड कर देते हैं। सिक्किम को ऐड करते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, लेकिन लास्ट में कौन बताएगा? लास्ट में इधर मेघालय इधर है, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा। मेघालय। मनोज सर आप बताना चाहेंगे आपने हैंडल किया है? मनोज सर तनुश्री मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, अब वो हरिओम सर ने बोल दिया, वही बोलने वाली थी। ओके ओके सुदीपा आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 7 सिस्टर्स सर ने 8 स्टेट्स के नाम बताए ना, तो आप मुझे ये बताइए उनमें से 7 सिस्टर्स किन्हें बोलते हैं वो हम समझ जाएंगे अगर आप ये बता दें कि वन जो ब्रदर है वो किसे कहा जाता है। इन 8 स्टेट्स में से किसे ब्रदर कहा जाता है उन 7 सिस्टर्स का? सुदीपा आपने यहाँ उतना मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है सुदीपा तुम वहाँ जाने वाली थी पिछले महीने। क्या? पिछले महीने वहाँ हिमाचल। जाने वाली थी। हिमाचल। पिछले महीने ओके आई थिंक मेरे घर जब आई थी रवि वहाँ सर कहाँ जाने की बात कर रही थी। मैं बताऊं सर? हाँ रवि सर आप बताना चाहेंगे? आई थिंक सर सिक्किम जो है वो ब्रदर का। यस सर सिक्किम वो स्टेट है जिसे ब्रदर कहा जाता है एंड बाकी जो 7 स्टेट है उन्हें सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर एंड उनका एक भाई यस इंद्राणी। दिलीप जी सिस्टर्स क्यों बोलते हैं उनको? सर हाँ मैं ये भी पूछ रही थी सिस्टर्स और ब्रदर क्यों बोलते हैं उनको? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि उन्हें सिस्टर ही क्यों बोला जाता है। बेसिकली जब हम उनके नाम प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसा फीमेल टाइप का नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सिस्टर बोला जाता है। आई डोंट नो क्यों। आसाम मतलब नागालैंड मिजोरम इनको सुनने पे ऐसा नहीं लगता कि ये उस तरह के हैं, पर फिर भी उन्हें कहा जाता है। I don't know। किसी को पता हो तो अगर आप बताना चाहें तो हमारा नॉलेज गेन होगा। मनोज मीना सर आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, अब वो 7 सिस्टर का ही नाम बताने वाला, लेकिन अब आपने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, सिस्टर्स क्यों बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 राज्य हैं वो एक दूसरे पे निर्भर होंगे और ये मिलजुल कर अपने संस्कृति वगैरह को मिलजुल कर ये रहते हैं। तो ये इनको बहनों के जैसे रिश्ता दिया गया कि जैसे बहनें सिस्टर्स मिलके रहती हैं, उस हिसाब से इनको 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है जैसा रोशन सर आपने लिखा है, हो सकता है वो भी उसका एक रीजन है। मुझे नहीं पता तो मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। चलिए तो हम आगे देखते हैं 7 सिस्टर्स एंड एक भाई जो वन ब्रदर हैं उनके बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट है उसके बारे में हम आगे देखते हैं, जानते हैं, उससे खोज करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आई थिंक इंडिया में 7 स्टेट मतलब 8 स्टेट होने के बाद भी सबसे कम जिन जगह की बात की जाती है वो नॉर्थ ईस्ट की है। हम साउथ की बात कर लेते हैं, हम नॉर्थ की बात कर लेते हैं, हम सारी जगहों की बात कर लेते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम उतना नहीं जानते। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका शायद नाम भी मतलब मैं खुद भी जब नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड नहीं था उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि 8 स्टेट के नाम क्या है। तो चलिए हम खोज करते हैं, देखते हैं, जैसा हमारा एफसीपी में हम खोज करते हैं हर चीजों की। तो दिलीप यहाँ जी पे भी दिलीप जी ये एक क्वेरी का अभी जो मैंने पूछा था मैंने उसको फाइंड आउट भी किया। तो एक्चुअली क्योंकि एक क्वेश्चन था वो कहीं अनआंसर्ड न रह जाए इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। थैंक यू सो मच सर। ये 1972 के आसपास की बात है। नॉर्थ ईस्ट के एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने रेडियो टॉक के दौरान ये जो 7 स्टेट हैं जिनमें जिनकी जियोग्राफी, जिनका कल्चर ये और जिनकी सोसाइटी
ये सब एक ही तरह के हैं। इनको इंगित करने के लिए रेडियो टॉक पे उन्होंने इसको सिस्टर्स शब्द कहा और बाद में इसके ऊपर एक किताब लिखी। उसके बाद से इस पूरे क्षेत्र को ये 7 सिस्टर्स का एक टैग मिल गया। तो इस प्रकार से इसका जन्म हुआ नाम का। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। यस सर, एंड इंदिरा हाँ, ज्योति प्रसाद साइकिया, मैंने भी नेट पे देखा, जर्नलिस्ट जिन्होंने रेडियो टॉक पे इन स्टेट्स को 7 सिस्टर्स बोलते बोलते वो पॉपुलर होने लगा। इंद्रानी मैम, आप कुछ कहना हाँ, चाहते हैं? मैं कहना नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि आप कौन से स्टेट में रहते थे जब आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे? मैं आसाम गुवाहाटी में रहता था। बाकी जैसे मैं अरुणाचल गया था। मैं आसाम तो पूरा सारे लगभग मैं हर तरफ गया हूँ आसाम में। उसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन स्टेट्स में मैं गया हूँ, मतलब देख के आया हूँ इनको मैं। मणिपुर टच किया है ना? हाँ, मणिपुर भी गया था, लेकिन मणिपुर में मैं सारे मणिपुर में नहीं जा पाया। हाँ, लेकिन एंट्री मैंने की है, वहाँ का थोड़ा कल्चर मुझे समझ में आया है। 2 डिस्ट्रिक्ट उस मणिपुर के भी मैं गया हूँ, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मैंने इसमें कुछ चीजें वो रखी हैं जो मैंने देखी हैं, महसूस की है, एंड कुछ चीजें मैंने सर्च की है। मतलब ज्यादातर चीजें जो मुझे लग रहा था कि पता होनी चाहिए सभी को, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जबकि मैं वहां रह के आया हूँ। सो चलिए आगे देखते हैं। सौरभ सर। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि ये एक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है हमारे इंडिया का जो एक बड़ा भूभाग है उससे, जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि केवल सिर्फ 22 किलोमीटर का भाग है, जिसके एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ क्या है, कोई बताएगा मुझे? दूसरी तरफ कौन सा देश लगता है? भूटान, नेपाल और भूटान। यस, तो दूसरी ओर पे नेपाल एंड भूटान है। एंड कौन सा वाला है? नेपाल भी है या खाली जी? भूटान? ना ना, नेपाल है जो सर, 22, नेपाल। हाँ, जहाँ 22 किलोमीटर का कॉरिडोर बना हुआ है वहां पे नेपाल है। हाँ। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, जिसपे हमेशा चाइना की नजर रहती है, वो सिलीगुड़ी, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट आते हैं, ईच विथ इट्स ओन आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड सोल। 8 स्टेट है एंड आठों में अलग अलग लैंग्वेज तो बहुत सारी है, हम आगे बात करेंगे। 200 प्लस लैंग्वेज है, अपने अपने अलग अलग कल्चर है। एंड ये 8 ही स्टेट जो है वो सारे ट्राइबल स्टेट्स है और एक कॉरिडोर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एंड 60% फॉरेस्ट कवर है, अमोंग द हाईएस्ट इन ऑल ऑफ एशिया। सो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा था कि राइज योर हैंड इफ यू हैव नेवर विजिटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप में से कितने लोग हैं जो कभी नॉर्थ ईस्ट गए नहीं है? 2, 3, 4। सो out of 27 there are I think 10 people, 9 people अभी तक जो नहीं गए नॉर्थ। ओके, अच्छा, आप जाना चाहते हैं कभी नॉर्थ ईस्ट? ओके, तनुश्री मैम, रवि सर एंड अच्छा तनुश्री मैम, आप नॉर्थ ईस्ट क्यों जाना चाहते हैं? मैं जान सकता हूँ, मतलब एक रीजन क्या है जो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ खींचता है? वहाँ का जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, वो इसीलिए मैं उधर जाना चाहती हूँ। ओके, रवि सर। जी सर, सबसे मुझे क्या सर, घूमना बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि हर अलग अलग जगह जाकर के वहाँ का एक्सप्लोर करूँ, वहाँ का क्या कल्चर है, कैसे लोग रहते हैं, क्या एनवायरनमेंट है, क्या अलग अलग है जो डिफरेंट स्टेट का, वो सब जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ नॉर्थ ईस्ट जाना चाहता हूँ। ओके, प्रतीक सर आप बताएंगे? सौरभ सर, मनोज सर, आपके हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं भी जाना चाहता हूँ मनोज, वो सॉरी दिलीप, केवल तवांग देखने, और भूटान वहाँ से नजदीक पड़ता है इसलिए भी जाना चाहता हूँ। ओके, तवांग में गया हूँ, तो हम उस बारे में भी आगे बात करेंगे।
यस मनोज सर। हाँ सर, मेरा भी बहुत मन है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत सुना है कि वहाँ भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर जगह है वो, इसलिए मैं जाना चाहूंगा। ओके अमन, यस अमन। सर मैं वहाँ पे घूमने जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने नदियों के बारे में सुना है और देखा भी है फोटो में कि वहाँ की नदियाँ बहुत क्लीन है, साफ, मतलब पूरे पानी के आर पार देख सकते हैं, तो वो व्यू पॉइंट देखना है सर। ओके आपको पता है एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर किस स्टेट में है? आई थिंक रोहित सर के अलावा, रोहित सर आप अगर ना बताएं तब तक कोई और अगर तुम बताना रोहित चाहे। बोल दिए तो और ना ना, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप ना बताएं, क्योंकि रोहित सर को तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के बारे में सब कुछ ही पता होगा। तो रोहित सर के अलावा कोई सर, प्रतीक सर आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या ये ऐसे ही गलती से हो गया? ओके, किसी को पता है एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर किस स्टेट में है? यस संजीव। और शायद उमंगोट रिवर ना, दाव की रिवर इन मेघालय। यस मैम, मेघालय में एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं और क्या क्या खास है नॉर्थ ईस्ट में जो हमें उसकी तरफ खींचता है। हाँ यस रोहित सर। और एक फन फैक्ट, मेघालय में क्लीनेस्ट रिवर के साथ साथ एक क्लीनेस्ट विलेज भी है एशिया की। थैंक यू सो मच रोहित सर। कौन सा गांव का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज? हम तो उसको क्लीनेस्ट विलेज के नाम से जानते हैं, उसका लोकल नाम मुझे देखना होगा मैम। नो प्रॉब्लम। तुम गए हो? नहीं नहीं सर, वहां तक तो नहीं गया हूँ। आई थिंक वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है ना? हाँ, आई थिंक माउफ्लांग MAWLYNNONG। यस रजनी मैम, आई थिंक आप गए हैं रजनी मैम? I went there last year, and the beauty of that village is कि वहाँ के जो लोग हैं, I interacted with people when I went around the village. I said इतना साफ सुथरा, इतना नीट एंड क्लीन विलेज है, कहीं कोई डस्ट भी नजर नहीं आ रहा जैसे जापान में है। तो उन्होंने कहा कि मैम हम लोग यहाँ पे सुबह उठ के, यहाँ के लोग 4 बजे उठ के खुद सफाई करते हैं गाँव की। अपने गाँव की सफाई वहाँ के लोग खुद करते हैं। See, that is the community ownership that you see. It is best village, cleanest village in Asia. थैंक यू सो मच रजनी मैम। सो अब हम नॉर्थ ईस्ट की फैमिली से मिलते हैं जो 8 स्टेट है। सो मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहूंगा सभी से। अच्छा आसाम, देवाहुति मैम आप हैं यहाँ पे? हाँ मैं हूँ, बता। अच्छा, जब हम आप आसाम सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है मैम? आप क्या इमेजिन करते हैं? The cleanest village in Asia. आसाम टी, और एक स्पेशल चीज हमें आसाम से मिला, वो है पर्पल राइस। जो उसका खीर बनाओ तो खीर भी पर्पल कलर का बन जाता है। ये 2 चीज मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, यस प्रतीक सर, आसाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? मैंने तो मेरे भैया पहले आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग वहीं थी असम में। तो उनके मुंह से और उनको जो फोटोग्राफ देखे थे उसमें चाय के बड़े बड़े बागान ही मुझे तो पता है कि चाय वहाँ फेमस है, मतलब देश का काफी बड़ा हिस्सा वहाँ चाय का प्रोडक्शन वहाँ से होता है। ओके, चाय हो गया। चाय के अलावा और कुछ आसाम सुन के आपके दिमाग में आता है? अर्नब सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा तो वो कामाख्या याद आता है असम से। कामाख्या, yes, sir। और एक मिर्ची है बहुत तीखा, उसका नाम है भूत जलकिया। भूत जलकिया, ओके मैम। बिहू डांस वर्नाली मैम। यस सौरभ सर। सपना मैम। आसाम में शायद मसाले भी स्पाइसी, वो जैसे तेज पत्ता वगैरह रहता है ना, ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, मिलते हैं वहाँ। ओके, यस मनोज सर आप कुछ बताना चाहेंगे?
सर आसाम की चाय के साथ साथ वहाँ पे एक चीज और स्पेशल है, वहाँ के जो जितने भी अभ्यारण्य हैं वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा वहीं पाया जाता है पूरे भारत में, और कहीं नहीं पाया जाता। यस यस, आई थिंक टू थर्ड काजीरंगा। ऑफ द वर्ल्ड का जो क्या बोलते हैं उनको, एक सिंग गेंडा जो होता गेंडा, है ना एक वो, सींग वाला गेंडा। हाँ, वो टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड का जो उनका पॉपुलेशन है उसका टू थर्ड वहाँ पे है आसाम में। ओके, सौरभ सर आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इन सब चीजों के इसमें अलावा कुछ और आता है आपके दिमाग में? हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यस यस। लगा मुझे। ओके, सो आसाम के बाद हम आते हैं अब अच्छा, हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करना भूल गए। तो मैं बेसिकली गुवाहाटी में रहता था, एंड गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के साइड में ही है, मतलब कामाख्या मंदिर भी नदी के किनारे पर ही है। तो अच्छा, आप में से कितने लोग कामाख्या गए हैं अभी तक? अमन बघेल नहीं गए, हरिवंश नहीं गए, रामन सर नहीं गए, सपना मैम, रजनी मैम, आप, अच्छा, मतलब काफी लोग नहीं गए। अच्छा, कितने लोग गए हैं आप वो बताएंगे मुझे, कितने टीममेट हैं जो गए हैं? रोहित सर गए हैं, सपना मैम आप गए हैं? नहीं, मेरी मम्मी अभी आसाम में है, मैं नहीं गई हूँ। ओह, तपन सर गए हैं। नहीं मैं नहीं गया। ओके, अच्छा आप नहीं मेरे गए, मेरे ओके। रिलेटिव्स रहते थे वहाँ पे, और अभी भी रहते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव, असम में, सिक्किम में और एरियाज में। ओके, सो रोहित सर गए हैं, और कोई गया है कामाख्या देवी मंदिर? Yes, I went. I have been there. रजनी मैम गए। सो आगे हम बात करते हैं मेघालय की। अच्छा, जिस तरह आसाम के बारे में आपने बताया, मैं चाहूंगा कि जो नए पार्टिसिपेट, यस मैम, इंद्राणी मैम आप बताना चाहेंगे मेघालय के बारे में? मेघालय सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मेघालय सुन के डबल डेकर ब्रिज का मुझे याद आता है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज है जो लिविंग ब्रिज बोला जाता है, वो डबल डेकर होता है कि उसके ऊपर भी एक ब्रिज होता है। ओके मैम, एनीवन एल्स? मुझे मेरी स्क्रीन पे सारे दिखा, यस सूचना मैम, आप बताएंगे? सर वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए मौसम और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, बारिश में एक अलग ही लगते हैं, ये पता है। ओके मैम, यस मनोज सर। सर मेघालय का नाम ही से ही पता चलता है, क्योंकि वहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, और उसका नाम भी इसीलिए मेघालय रखा गया है कि क्या मेघालय, हाँ, मेघों का आलय, मतलब मेघों का घर। वहाँ पे बादल बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे भी। यस, मुकेश सर, आई थिंक नाउ मासिम राम समथिंग कोई जगह है जहाँ पे हाईएस्ट जो अब रेनफॉल होता है। पहले आई थिंक वो था जो आपने चेरापूंजी था पहले, अभी मासिम राय ऐसा कुछ नाम है जगह का। यस रोहित सर, आपको बेटर पता होगा क्या नाम है उस जगह का? हाँ सर, उसको मौसम राम कहते हैं। और नॉर्थ मेघालय को और एक नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। ओके, यस तनुश्री मैम। वो मेघालय में एक फेमस वाटरफॉल है, उसका नाम नहीं पता, उसका नाम क्या है, आप बोल सकते हैं क्या? सेवन सिस्टर। नो नो, वाटरफॉल का नाम पूछ रहे हैं। हाँ सर, एक फॉल सेवन सिस्टर भी है सर, और एक नौकलिका फॉल्स भी है, एलिफेंट फॉल्स। हाँ मैम, नौकलिका फॉल्स, फीफी फॉल्स, बहुत सारे फॉल्स हैं। तो आई थिंक जो तनुश्री मैम जानना चाहती थी, आई थिंक वो सेवन सिस्टर फॉल है। ओके, अच्छा तनुश्री मैम, आपसे क्वेश्चन था मेरा, आप बताएंगे मेघालय का कैपिटल क्या है, कैपिटल सिटी क्या है मेघालय का? तनुश्री मैम? मुझे नहीं पता। ओके,
उषा मैम आपको पता है? सर मुझे चेरापूंजी लगता है। ओके ओके, क्या ये? मनोज सर आपको पता है? शायद शिलोंग। यस सर, आज ही रवि राइट सर ने बताया मुझे। यस सर, शिलोंग। तो शिलोंग बेसिकली मेघालय का कैपिटल सिटी है, बट शिलोंग तो एक टूरिस्ट प्लेस है, उसी के साथ शिलोंग से एक जगह है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। रोहित सर आप बताएंगे, जहाँ जाने का हमने बात किया था? लाइट लूम कैनन। लाइट आप में से जिनको भी ट्रेवल बहुत ज्यादा पसंद हो ना, जैसे सौरभ सर आप तवांग जाने की बात कर रहे थे, आई थिंक आपको एक बार लाइट लूम भी जरूर जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है वहाँ का। आई थिंक सनसेट या सनराइज एक बार देखना ही चाहिए। सनसेट। यस, सनसेट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेट की तरफ, नागालैंड। तो मेघालय तो मैं नहीं जा पाया था, लेकिन नागालैंड में गया हूँ। तो अच्छा, नागालैंड के बारे में सुनकर आपको कौन सा फेस्टिवल याद आता है? सुदीप आप बताएंगे? हाँ, वहाँ पे एक वैली है, शायद नाम जुको वैली ऐसा कुछ है, ऐसा सुना था मैं। ना ना, फेस्टिवल नागालैंड का कोई फेस्टिवल आपको पता है? एक फेस्टिवल है जो बहुत फेमस है वहाँ का। कोई डांस का? अपने एसीपी में भी है, एसीपी में यूनिक पॉसिबिलिटीज, लोग याद करिए। वो घर और जो है दिखाया जाता है, अलग अलग घर। पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे भी। ओके ओके ओके, कोई कुछ नहीं है। रीता है यहाँ पे? रीता मैम आप है क्या यहाँ पे? यस सर। अच्छा, आपको पता है नागालैंड में कोई फेस्टिवल, मतलब कोई एक फेस्टिवल है जो बहुत फेमस है, आप जानते हैं कौन सा फेस्टिवल है? हाँ, कुछ नाम हॉर्नबिल कुछ ऐसा था, हॉर्नबिल। यस यस, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अच्छा, किसी को पता है ये कब होता है? किस सीजन में या किस मंथ में होता है ये? कोई जानता है? दिसंबर में होता है। दिसंबर के मंथ। ये दिसंबर। यस। चलिए, और आगे कोई कुछ बताना चाहेगा? यस तनुश्री मैम। नहीं, मैं वो फेस्टिवल का नाम ही बताने वाली थी, हॉर्नबिल ओके। फेस्टिवल। यस रवि सर। सर ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये हर दिसंबर में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होता है सर ये। ओके। हाँ यस, रोशन सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, ये पूछना था, क्या मेघालय में ये आइस बर्फ के पहाड़ हैं? ना ना, नहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैप में कभी कभी वो वाइट वाइट दिखता है तो वो बादल है या बर्फ के पहाड़ है, वो थोड़ा डाउट लगता था। जैसे हिमालय रेंज है ना वो वाइट वाली, वैसे नेपाल में भी कुछ जगह वाइट कैप माउंटेन ऐसे दिखते थे। नो सर, आई थिंक इसके बारे में रोहित सर बताएंगे। मुझे जहाँ तक पता है मेघालय में नहीं है। सेवन सिस्टर्स में सिर्फ आई थिंक अरुणाचल है जहाँ पे बर्फ के पहाड़ हैं, जहाँ पे बर्फ गिरता है। जैसे सौरभ सर ने जो बताया, तवांग, तवांग में काफी बर्फ गिरता है। मैं जब गया था तब वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी। रोहित सर, क्या मेघालय में बर्फ के पहाड़ है? नहीं नहीं सर, आई थिंक जो आपने फोटो या फिर देखा होगा वो शायद फॉग की वजह से हो सकता है या फिर वो क्लाउड की वजह से। और एक चीज, नागालैंड के 2 चीज और फेमस है। एक तो हो गया उनका चिली, नागा चिली बहुत ही हॉट होता है। और एक चीज है जो उनका रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट जो आर्म फोर्सेस की है। ओके, यस सौरभ सर। मे भी हैंडीक्राफ्ट के लिए भी नागालैंड बहुत फेमस है। हैंडीक्राफ्ट, रोहित अगर मैं सही कह पा रहा हूँ तो। क्या? हाँ सर, ये हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल सर। हस्तकला। यस यस, हैंडीक्राफ्ट के लिए तो आई थिंक सारे ही स्टेट बहुत अच्छा वो करते हैं सर। मैं स्कूल्स में देखा हूँ, सारे जेएनबीस में इनके लिए एक अलग से वो होता था, जहाँ पे बच्चे हैंडमेड कुछ भी अपना बना के अपना उसको रखते थे। सो वो तो मैं सारे ही स्टेट में देखा हूँ, आसाम में ये सब ना। मैं बेम्बू का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वहां पर। बांस का ज्यादा उपयोग किया जाता है, उसी से चीजें बनाई जाती है। यस मैम, बेम्बू एंड एक केन होता है, केन का केन बोलते हैं आई थिंक, हमारे हिंदी में तो केन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसकी लकड़ी से भी वो बनाए जाते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसे चेयर वगैरह कुछ कुछ, वो हमारे आगे हैं, हम देखते हैं उसमें। ये सर नब सर। अच्छा, तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस
स्कूल विजिट्स पे, ट्रैवल पे, रहने पे, खाने पे, वो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तुम्हें हुआ है ना, ये भी शेयर करोगे तो? हाँ यस सर, मैं मेघालय नहीं गया हूँ, इसलिए मैं अब नागालैंड वाले पे जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ वो आपको बताता हूँ। हाँ नहीं, सो जैसे असम असम जो जो किए हो, वो जो कुछ जगह पे बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था और कुछ जगह बहुत डेंजरस एक्सपीरियंसेस थे, ये सारे एक एक करके तुम अगर हमें शेयर करते हो, आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग। वो तुम ही दे सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच अनम सर। ओके, हम बात करते अच्छा नागालैंड के बारे में और कुछ आप जानते हो? वॉरियर और कम्युनिटीज का जो होता है ना, नागा कम्युनिटीज, कुछ जानते हैं आप इनके बारे में? अच्छा, आप में से हेड हंटिंग सुना है ट्राइब्स किसी होते ने? हैं ना, वो सारे वॉरियर ट्राइब्स होते हैं। राइट ट्रेडिशनली वो सर, वॉरियर ट्राइब्स थे सारे। ये स्वतंत्र सारे वॉरियर ट्राइब्स होते हैं। एंड पहले तो ऐसा कहा जाता है कि हेड हंटिंग होता था, मतलब गले काट के वो किसने ज्यादा किए हैं उस हिसाब से उनको वो क्या बोलते हैं, ऑनर किया जाता था उस हिसाब से कि किसने कितने ज्यादा सर काटे हैं अपनी लाइफ में। आई थिंक अभी तो वो बैन हो गया है वहाँ पे, सो अब ऐसा नहीं है। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल जब होता है ना, तो कई ऐसे वॉरियर आते हैं उस टाइम के जिन्होंने काफी लोगों का हेड हंट किया, एंड उनको बहुत प्राउडली वो किया जाता था। आई थिंक एक मुखिया के तौर पे उनको देखा जाता है जो ज्यादा हेड हंटिंग करते थे। अच्छा, सो नागालैंड का मैं एक्सपीरियंस आपको पर्सनली बताता हूँ। जब मैं आसाम में था, आसाम में मुझे सारी चीजें उपलब्ध हो रही थी, सब कुछ खाने का बहुत आसानी से मिल जाया करता था, ट्रेवल आसान था क्योंकि आसाम बराबर जमीन पर है, वहाँ पहाड़ ज्यादा वैसा नहीं है कि ट्रेवल में कोई दिक्कत। लेकिन जो नागालैंड है ये पहाड़ों पे है कि मतलब आपको 20 किलोमीटर भी जाना है तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रेवल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताऊं, मैंने 25 किलोमीटर के आई थिंक 900 रुपीज मुझसे चार्ज किए थे एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने का, जो 20 किलोमीटर था। तो इतना पैसा वहाँ पे चार्ज करते हैं क्यों? और साथ ही यहाँ पे रेपिडो जैसी कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं है। कितने ही बड़ी सिटी में आप चले जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा उन लोगों का ऐसा है कि जैसे नागा कम्युनिटी के जो लोग हैं या जो दूसरे, वो कम्युनिटी वाइज चलते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर कोई चीज ना करे, उस पे उनका थोड़ा सा वो रहता है। एंड बेसिकली वहाँ पे खेती नहीं है या दूसरे बिजनेसेस का उतना वो नहीं है, तो उनका अर्निंग सोर्स भी यही रहता है कि कोई ट्रेवल करने आते हैं जब टूरिस्ट, तो जो स्कूटी होती है वो होती है रेंटल स्कूटी, वहाँ पे मिल जाती है, या होटल पे बहुत सारी चीजें। यस हाँ अमन, अमन आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी सर। सर नागालैंड में उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं या अपने जैसी? एक्चुअली मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए ट्रेडिशनली ये लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है उनके अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन के लिए। लेकिन आ, ये अभी जो यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली ईसाई जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ज्यादा है। सो यहाँ पे जो कल्चर है वो डोमिनेट करता है यूरोप का, एंड जो यूएसए और साउथ कोरिया का जो है वो। सो यहाँ के जो भी है ना नए जो यंग पीपल है वो उसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उन्हीं की तरह रहना पसंद करते हैं, इंग्लिश म्यूजिक पसंद करते हैं, सारी चीजें जो यूरोप में होती है या उस तरह का इनका कल्चर है। बहुत फ्री ये रहते हैं हमारी तरह, मतलब हमारे जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश के अगर मैं उस नज़रिए से देखूँ तो बहुत अलग मुझे लगता है वहाँ का। हाँ यस रोहित सर। नहीं सर, वो बाय मिस्टेकली होता। जो आप कह रहे थे कि हाँ सर, यूथ वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा देखते हैं, मगर एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ के यूथ में जो अपने ट्रेडिशन और जो कल्चर के लिए जो अवेयर जो कहते हैं हम, बहुत है और फॉलो भी बहुत ही करते हैं। यस सर। सर जब मैं नागालैंड के स्कूल्स में गया जेएनबीएस में, तो एक चीज मैंने देखी कि जैसे हमारे यहाँ तो बहुत कंपटीशन होता है नवोदय में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे टीचर्स जाते हैं गाँव में, बच्चों का एडमिशन करते हैं, एंड कई कई जगह पे केवल 6 बच्चे एक क्लास में या 7 बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सेंट्रलाइज
है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें रन करता है, तो वो थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चों को उनकी कम्युनिटी में ना से हटा ना दे, हम उनके जो बिलीव है उनसे हम दूर ना कर दें उनको। सो आप देखेंगे कि जैसे ही बच्चा जेएनवी में आता है तो उनके घर वाले एक छोटा बाइबल उनको देते हैं, जो वो अपने पास रखते हैं एंड उसको रीड करते हैं। जैसे हमारे बच्चों मतलब हमारे यहाँ पे तो अगर हम कहें कि आप ये पढ़ो या हमारा, तो इनको बहुत मतलब हमको भी बोझ लगता था कि हनुमान चालीसा याद करना या ऐसा वो करना, बट वो बहुत प्राउडली उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। आप संडे को अगर नागालैंड जा रहे हैं तो आप संडे को आपको वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, सारी दुकानें बंद होगी, सारे लोग चर्च गए होंगे, बच्चों से लेके बड़ों तक सब लोग उनके कल्चर को बहुत मतलब जो है मतलब उनका जो यस हरिओम सर। आपने बाइबिल और चर्च की बातें कही, शायद बहुत से लोग इस बात से शायद अभी एकाएक उनका ट्रिगर हुआ हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट है वो तो इंडिया का हिस्सा है, अपना कल्चर है, फिर भी वहां पे क्रिश्चियनिटी इतनी ज्यादा हावी है। आप इसके ऊपर क्या बताना चाहेंगे दिलीप जी? सर बेसिकली इसमें हुआ ये कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो ये जो स्टेट थे, ये जो जगहें थी, यहाँ पे हमारी पहुंच नहीं थी। आप बात नहीं मानेंगे कि जैसे नागालैंड हुआ या आई थिंक मिजोरम, मिजोरम में अभी पिछले साल जाकर रेल पे पहुंचा है। मतलब 70 साल हमें आज़ाद हुए, 70 क्या 75 साल से भी ऊपर हो गया हमें आज़ाद हुए, अब जाके कहीं उनके पास सुविधाएं पहुंच रही है, रोड बन रहे हैं, मतलब हमने उन पे कभी उतना ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जो मिशनरीज थे उनकी नज़र में वो थे पहले से। तो जब 1920 के टाइम पे 1918 में वहाँ पे नागालैंड में मिशनरीज आए थे और उन्होंने उनको उस टाइम पे कन्वर्ट कर लिया था। अभी आई थिंक कुछ जगहों पर 2024 में उनके 100 ईयर्स हो गए थे क्रिश्चियनिटी के, तो वो बहुत उसका सेलिब्रेशन उन्होंने किया था। तो उनको जब कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं मिला, बराबरी नहीं मिली, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनको बहुत एक्सेप्टेंस मिला, बराबरी मिली एंड उनको ये लगा कि ये हमको बराबरी पर लाए हैं। आप जब जाएंगे नागालैंड या किसी भी ऐसे स्टेट में जो क्रिश्चियन स्टेट है, आप देखेंगे वहाँ घर कच्चे होंगे या बहुत आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप वहाँ के चर्च देखेंगे, चर्च बहुत की जो बिल्डिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनी हुई होगी एंड बहुत बड़ी एक बिल्डिंग होती है जिसमें सारे मतलब कह सकते हैं कि लोग अपना वो करते हैं, अपनी हिस्सेदारी से उसको बनवाते हैं चर्च को एंड मिशनरीज उनको पैसे देते हैं। सो इस तरह से आई थिंक उनको कन्वर्ट किया गया। तो अभी तो नागालैंड एंड कुछ स्टेट में तो 95% से भी अपर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है। यस अनुप सर। तो नागालैंड में 95 और मेघालय, असम, ये सारे स्टेट्स में आपको कैसा लगता है क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा नागालैंड में है, राइट? बाकी नागालैंड एंड मिजोरम, मिजोरम में भी, और मिजोरम अरुणाचल, असम, इनका ना सर, आसाम में तो हिंदू पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन दोनों लगभग बराबर ही है, लगभग 45% समथिंग। एंड जो बात अरुणाचल जी, हाँ बताएं। अरुणाचल में सर बौद्धिस्ट ज्यादा है, बौद्ध धर्म के लोग, हिंदू भी है, हिंदू पॉपुलेशन काफी तो नहीं है बट है, फिर भी वहाँ पे है। असम के अलावा बाकी अगर स्टेट हम देखें तो त्रिपुरा में हिंदू पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन, वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफी कम है। बाकी सारे स्टेट में जी। मणिपुर का क्या है? मणिपुर में सर दो मेजर जो कम्युनिटी है आई थिंक जिनके बीच लड़ाई हो रही थी, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, कोकी मैथी, कोकी में थी। तो उनमें से एक कम्युनिटी हिंदू रिचुअल को फॉलो करती है एंड एक क्रिश्चियन को मानती है। तो लगभग यहाँ पे भी 50% के समथिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी है। एक काम करिएगा आप दिलीप, 1951 का सेंसस ऑफ इंडिया और 2011 का सेंसस ऑफ इंडिया, इन 7 सिस्टर्स में जो रिलीजियस परसेंट था, जो डेमोग्राफी थी, जो परसेंट था 1951 में क्या था और 11 में क्या था, इसको आप जो है अपने उस पर शेयर कर दीजिएगा टीम बॉन्डिंग पे, सब लोग को कंपैरेटिव तरीका समझ में आ जाएगा।
ताकि आप आगे फ्लो में जो सेवन स्टेट का चल रहा है वो आगे फ्लो आप चलाते रहिए। ओके, सो नागालैंड की बात। दिलीप हाँ सर, सपना मैम का हैंड रेस्ड है, शायद सपना मैम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, यस सपना मैम। कहीं है, सॉरी ना, वो जो मैंने यस के बारे में बैम्बू का बोला था, तब से ये हिस्ट्री में पढ़ा है अहोम डायनेस्टी, अहोम, AHOM, करेक्ट? ये Yes, sir, yes. ये हमारे आसाम और इसी एरिया में मिलता है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले? ये सर आसाम की ये वो था, राजवंश था आसाम का। एंड आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुगलों को अहोम ने कई बार युद्ध में हराया था। वाह, हमने ये भी मुगल सुना है, उन्होंने कुछ अहोम डायनेस्टी के राजाओं ने ऐसा कहा था कि हम अपने राज्य को शिवाजी महाराज के राज्य की तरह चलाएंगे, जैसे जिस प्रकार शिवाजी महाराज ने इधर मराठा किंगडम चलाया था ना, तो उधर भी उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य को भी हम ऐसे ही चलाएंगे, अहोम राजाओं ने कहा था। और उस वहां के राजा अलग अलग, उस समय ऐसे स्टेट तो नहीं थे, राज्य थे, और ये अहोम डायनेस्टी और इस प्रकार के वहां पे राजा थे। वो अपना पूरे मेन स्ट्रीम जो इंडिया है, जैसे भारत में राज्य होते थे, बिहार में जैसे, अयोध्या में जैसे ये सब राज्य होते थे ना, वैसे ही उधर भी राज्य होते थे। उसी प्रकार से वो मेन स्ट्रीम वाले चलाते थे। ये 300 साल पहले की बात है, उस समय तो बाकी ये कोई नहीं थी। जी जी सर, राजवंशों की बात की जाए तो सर अहोम डायनेस्टी ही वहाँ पर सबसे ज्यादा मानी जाती है। उसके अलावा तो बाकी सब अपने अपने ट्राइबल जो कम्युनिटीज थी उसी में रहा करते थे। एंड उनका कम्युनिकेशन जो कनेक्शन था वो आपस में ही रहता था। मतलब एक राज के तौर पे कभी भी दूसरे जो स्टेट थे उनमें तो वो नहीं हुआ था, विकसित नहीं हुआ था। लेकिन अहोम डायनेस्टी जो था वो काफी ज्यादा बड़ा और प्रख्यात रहा है। ओके, सो टाइम कम बचा है, सो हम आगे थोड़ा स्पीडली बढ़ते हैं। सो हमने लगभग जितनी स्टेट की बात की, हमने सिक्किम को अभी छोड़ दिया है। सो हम सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम के बारे में सुन के आपको क्या लगता है, क्या याद आता है आपके दिमाग में, जहन में क्या बात आती है? सर सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, बट आ गया है। और राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, आई थिंक ऐसे ही कुछ मैंने पढ़ा था। सिक्किम इज अ वेरी गुड टूरिस्ट प्लेस। यस सर। बस यही आइडिया है। ओके, सो हमने लगभग सारी ही स्टेट की बात की है। अगर आप चाहें तो किसी एक स्टेट के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम, रजनी मैम, आप सही बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वीआईपी कल्चर है वो बिल्कुल भी नहीं है सिक्किम में। वहाँ पे जो एमएलए होते हैं वो ऐसे ही सड़कों पर घूमते हैं, आम आदमी की तरह जीते हैं। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। सो अब हम नेचुरल लैंडस्केप एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। अच्छा, सौरभ सर, आपने बताया था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, आप क्या जानते हैं, कुछ बताएंगे सौरभ सर? वन हॉर्न राइनो के बारे में जानता हूँ एक तो। ओके, अच्छा, आपको पता है ये किस स्टेट में आता है? असम। यस सर, असम में आता है। अच्छा, आपने जो रूट ब्रिज है उसके बारे में सुना है किसी ने, रोहित सर के अलावा? हाँ, शिलोंग में है, मैंने सुना। ओके, यस रवि सर, आप कुछ बताना चाहिए? जी सर, ये रूट्स ब्रिज के बारे में सुना सर। ये जो मतलब नेचुरल ब्रिज है, ये पेड़ों से बना हुआ है, किसी ने कोई बनाया नहीं है। जी जी सर, ये रबर ट्री की जो जड़ें हैं उससे मिलकर बना हुआ है और नहीं नहीं काफी नहीं, टाइम। बनाया है, मैनमेड है, पर वो जिंदा है। रूट्स को इंसानों ने जोड़ काटा जोड़ नहीं। के, मतलब जिंदा है वो। रूट्स को घुमा घुमा के पेंच दे दे के ऐसे बना दिया। यस अवंतिका मैम। हाँ, वो अर्नब जी जो कह रहे हैं वो सही है। एक्चुअली ये बहुत बहुत सालों पहले ये यूज होते थे फॉर क्रॉसिंग द रिवर्स। सो ये क्या करते थे,
लोग जब ये रूट्स एक्सटेंड होते थे, दे यूज्ड टू इंटरवाइन देम, उनको ट्वाइन करके एक्सटेंड करते थे। है तो वो नेचुरली, लेकिन वो थोड़ा सा खाली उसको एक्सटेंड करते थे सो दैट इट कैन कनेक्ट फ्रॉम वन साइड टू द अदर। सो दिस वाज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, बहुत टाइम लगता था। जैसे रूट्स बड़े होते थे, वो फिजिकली उनको ऐसे जैसे चोटी बनाते हैं वैसे करके एक्सटेंड करके दूसरे छोर तक जितना लेंथ होता था उतना ले जाके दे यूज्ड टू क्रिएट अ ब्रिज। बिकॉज पहले क्रॉस करने के लिए रिवर्स इतनी होती थी, बारिश होता था, इट यूज्ड टू स्वेल, द रिवर्स यूज्ड टू स्वेल, so this was the only way they used to cross। एंड घने जंगल में होता था, तो जहां जहां इनको ऐसे सुविधाएं मिलती थी पेड़ों की, वो इसको क्रिएट करते थे। सो लकीली आई हैव बीन टू वन ऑफ देम, जिसमें इट्स लाइक एकदम नेटवर्क बना हुआ है एंड इट्स यू कैन स्टेप ओवर इट। बहुत मोटी मोटी ब्रांचेस भी हैं एंड इट टेपर्स एंड थोड़ी पतली पतली भी हो जाती है, बट यू कैन एक्चुअली वॉक ओवर इट। उस पे आप चढ़ के पूरा ब्रिज की तरह यू कैन क्रॉस फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। सो एंड इट्स नेचर का एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन है दैट यू नो यू विल बी मेस्मराइज्ड। इसको देखकर आप सोच नहीं सकते हो कि ये रूट्स पे चल रहे हो। इट्स रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो हम आगे देखते हैं कंचनजंगा के बारे में किसी ने सुना है? यस सर। पहाड़ है, जब हम कंचनजंगा पहाड़ टॉलेस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है सर ये। आई थिंक फर्स्ट इज माउंट एवरेस्ट, सेकंड वन यस सर। सेकंड मुझे भी याद नहीं है कि सेकंड क्या है। थर्ड कंचनजंगा है जो कि सिक्किम से विजिबल है। K2 ओके। विजिबल तो सिलीगुड़ी से भी जब मैं गया था, विजिबल वहां से भी है। हाँ। और आप विजिबल तो है, आई थिंक सिक्किम से आई थिंक बहुत सुंदर से विजिबल है, ऐसा कुछ बोल रहे शायद। विजिबल तो क्लियरली विजिबल है, आई मीन हर जगह। ना एक कंचन एंड उसके साथ साथ कंचनजंगा एक पार्क भी है जो कि सिक्किम में ही है, नेशनल पार्क। अच्छा। तो वो वहाँ पे अच्छा जो हमने बात की थी मेस्तिराम या आई डोंट नो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा जो जहाँ पे बारिश होती है मेघालय में, मासिमराम बोलते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखा था। सो 11,872 mm का रेनफॉल जो मतलब सारी दुनिया में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड है वो मासिमराम में हुआ है मेघालय। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम काफी कम बचा है और अभी स्लाइड आधी ही हुई है। ओके सो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो हमने अभी तक लैंडस्केप एंड भौगोलिक दृष्टि से उसको देखा, अब हम कल्चरली देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। सो हैंड वुवन शॉल तो आपको हर जगह मिल सकती है, सो हम इसके बारे में बात नहीं करते टेक्सटाइल में। ईरी सिल्क जानते हैं आप? ईरी सिल्क क्या होता है? किसी ने सुना ईरी सिल्क? अच्छा नहीं सुना, मैं बताता हूँ। ईरी सिल्क बेसिकली जैसे हम जो नॉर्मल सिल्क होता है उसमें क्या होता है ना कि सिल्क जब बन जाता है रेशम, तो उसके बाद जो कीड़े होते हैं ना उसको मार दिया जाता है उबले हुए पानी में डाल के। सो बट जो ईरी सिल्क होता है उसमें ऐसा नहीं होता। एंड दूसरी चीज की जो हमारा जो नॉर्मल रेशम जो होता है वो उसके जो कीड़े होते हैं जो वो हमारे शहतूत के पत्तों पर लगते हैं, लेकिन जो ईरी सिल्क के जो कीड़े होते हैं ये थोड़े अलग होते हैं। वो ये सिल्क बहुत मुलायम होता है। ये अरंडी एक पेड़ होता है, आप में से किसी ने जिसमें से तेल निकलता है, अगर आप जानते हो तो। आई डोंट नो, हमारे यहाँ तो उसको अरंडी ही बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है? उसके पत्तों पर इनके जो कीड़े होते हैं वो होते हैं। हाँ अमन प्लीज। सर अरंडी का पेड़ मैंने देखा है, हमारे घर के बगल में लगी हुई 5-6। जी सो बेसिकली ये सिल्क इसको बोला जाता है कि पूर्णता से अलग है। मतलब जो हम सिल्क नॉर्मल जो सिल्क होता है वो पूर्णता से बनाया जाता है, बहुत सारे जीवों की हत्या होती है, लेकिन इस सिल्क का जब यूज होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता। और ये आसाम में बनता है, एक कम्युनिटी है जो खासकर इसका निर्माण करती है। चलिए सो ये बेसिकली कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आते आते चलते आ रहा है टेक्सटाइल में। आर्ट एंड क्राफ्ट में बात करें तो बेम्बू क्राफ्ट, जैसा सपना मैम बता रहे थे कि कई चीजें बेम्बू से बनती है। खासकर मैंने कुछ जगह पे देखा कि जो बेम्बू की जड़ें होती है उनसे बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाई हुई मैंने देखी है।
केन वर्क, जैसे मैं बता रहा था, केन वर्क होता है, एक लकड़ी होती है विशेषकर जिसको मोड़ मोड़ कर बहुत सारी डिजाइन के चेयर और बहुत सारी नई नई जो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग चीजें बनाई जाती है। एंड मास्क मेकिंग, मास्क, हर एक कम्युनिटी का अपना एक मास्क होता है नागालैंड में, जितना मैं जानता हूँ, जो रिप्रेजेंट करता है इनका स्पिरिचुअल एंड एक जो बिलीव होता है उसके प्रेजेंट करने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं। हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हर एक कम्युनिटी का अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है। कई लैंग्वेज ऐसे हैं जिनका कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ बोलकर ही ये चली आ रही है और अभी भी है। तो 220 लैंग्वेज यहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। सो वॉरियर हेरिटेज की हम बात करें, जैसा सर ने बताया था, रोशन सर ने, तो ये नागा कम्युनिटी जो है, तपन सर ने जो बताया था, ये वॉरियर कम्युनिटी से आते हैं। एंड कुकी, मिजो ट्राइब, ये सारे जो वॉरियर होते थे पहले के, उनकी कम्युनिटीज है जो अभी भी अभी तो इनका नहीं चल रहा है, मतलब पहले जैसा नहीं, तो पहले ये हेड हंटिंग और जंगलों में रहकर लड़ाई करके ही अपना जीवन, मतलब एक दूसरी कम्युनिटी से लड़कर और एक दूसरे का वो क्या कहते हैं कि जो भी भंडार होता था उसको लेकर अपना जीवन यापन किया करते थे। सो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ सर, आपने जब ट्रैवल किया, आपने इन कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रत्यक्ष रूप में देखा? यस सर, कई जेएनबी बहुत ज्यादा अंदर होते थे जंगल में, या बहुत ऐसे गाँव में होते थे जहाँ पर विशेषकर वो ही कम्युनिटी होती थी, मतलब एक कम्युनिटी होती थी, आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज है, सो उनके नाम थोड़े अजीब होते हैं। जैसे नागा तो पहचानना, मतलब बोला जा सकता है, याद रखा जा सकता है, पर कई कम्युनिटी ऐसी होती है जिनके नाम प्रोनाउंस करने में बहुत अलग होते हैं। सो जब मैं उन गाँव में गया तो इनके गाँव में एक विशेषता होती है कि हर एक गाँव में जब आप एंट्री करते हो तो एक बहुत बड़ा एक वो होता है, लकड़ी से बना हुआ द्वार होता है। इन पे इनके द्वारा शिकार किए गए जानवरों के सिर होते हैं, सींग होते हैं, और उसका प्रतीक होता है वो कि ब्रेवरी का इनका प्रतीक होता है कि इस कम्युनिटी के लोगों ने इन चीजों का शिकार किया है, इतने ये महान है। तो आपने ये खाली नागालैंड में देखा है, बाकी मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ ऐसा कुछ देखा? सर मिजोरम में अभी, मिजोरम आई थिंक सबसे ज्यादा जल्दी डेवलप हो रहा है। सो जो पुराना उनका जो कल्चर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ये है, लेकिन वो अभी आप जब देखेंगे तो पूरा आपको वेस्टर्न कल्चर लगेगा। अच्छा, वैसा नहीं सारी लगेगा। बच्चे, कपड़े, बोलचाल, भाषा सब इंग्लिश हो गया है, इसलिए वहां पे, पर नागालैंड में तब भी मिलता है। मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ नहीं मिलता है, अरुणाचल में भी नहीं मिलता है, पर आसाम के लोग नॉर्मल जैसे ही लग रहे हैं आपको, राइट? यस सर, आसाम में उतना हम में और उनमें उतना अंतर नहीं लगता, मतलब शायद भाषा के कारण या हिंदू और एक चीज बताइए ना, फेस्टिवल्स आपने अपने इस 6 महीने के दौरान कुछ खुद से देखने का आपको मौका मिला है? नहीं सर, मैं फेस्टिवल नहीं देख पाया। मेरा मन था हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने का, लेकिन उस टाइम पे छुट्टियां थी तो मैं घर आया हुआ था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये दिसंबर में होता है। जब मैं पहुंच गया, मैं जनवरी में नागालैंड गया था, तब मुझे पता चला कि अब होता है इस टाइम। ठीक है, मैं अभी देखिए ना 6 बज गए हैं, हम थोड़ा आगे चले। आप इन स्लाइड्स में से आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया है, वो अगर आप हमें खाली बता के खत्म करें तो दैट इज बहुत आनंद आएगा एटलीस्ट। व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो सर फेस्टिवल में तो मैंने पर्सनली तो कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके सर। हर स्लाइड में आपने, हाँ, ये फूड के बारे में आपने क्या क्या ट्राई किया है, कैसा लगा, ये आप बताइए पर्सनल टच देके। यस ओके सर, बेसिकली तो मैंने थुक्पा टेस्ट किया है, मोमोज किए, बाकी चीजें मैं नहीं खा पाया। जनरली ये वेज होता है वहाँ पे? ना, ये जो थुक्पा होता है ये वेज भी होता है, मोमोज भी वेज भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो वो लोग खाते हैं वो नॉन वेज होता है। यस, उसमें मांस मिलाया जाता है, बाकी फर्मेंटेड फिश ये सब चीजें तो बेसिकली मैं टेस्ट नहीं किया कभी।
एंड राइस बियर भी मैं कभी टेस्ट नहीं किया। बैम्बू शूट करी खाया है? नहीं नहीं सर, ये नहीं खाया। वाह। और ये क्या? लास्ट वाला राइस राइस बियर, ये नहीं नहीं सर, ये भी नहीं, मैं शराब नहीं पीता सर, नहीं पिया। ठीक है। आपको परेशान कर लेकिन थुक्पा जो होता है ना सर, ये बहुत ही ये अनुराधा मैम आदम को बताया तुम ये सब नहीं करते इसलिए परेशान कर रहा है बार बार पूछ रहा है लास्ट वाला नॉर्थ ईस्ट इज द बर्थ प्लेस ऑफ टी। मैं तो चाइना सोचता था। आई नॉट इन इंडिया सर, इन इंडिया। ओ सॉरी सर, हमारा 50% टी वहीं पे होता है सर। हाँ, आगे चले। हाँ, सौरभ से कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं भी कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ। मैंने सुना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के लोग पेप्सी ज्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पेप्सी, तो क्या ये सच है? आपने कभी देखा? एक्चुअली मैं तो गया था तब सर्दियों का सीजन था, तो तब तो नहीं था मैम ऐसा कुछ। हाँ ये सौरभ से। हाँ, मेरा फूड को लेके थोड़ी सवाल है तुमसे, क्योंकि यू आर वेजिटेरियन पर्सन ना। यस सर। तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी 70% नॉन वेजिटेरियन है, वहाँ पर लोग नॉन वेज खाते हैं। मे भी सिक्किम को छोड़ के, सिक्किम और आसाम में थोड़ी हो सकता है। नो सर, सिक्किम में नहीं, आसाम में आपको वेज मिल जाएगा, बाकी जितने भी स्टेट है तुम्हारा खाने को लेके बीइंग अ वेजिटेरियन क्या एक्सपीरियंस रहा है नॉर्थ ईस्ट में? बहुत बुरा रहा है सर, क्योंकि सही बताऊं तो कई बार मुझे भूखा रहना पड़ा। कई मतलब आप मानिए नहीं, मैं 3 टाइम कुछ भी नहीं खाया। बिस्किट पैकेट और ये सब लेके काम चलाना पड़ा। बेसिकली दिक्कत सिर्फ इतना नहीं था कि वेज नहीं मिलता, क्योंकि कई बार दाल चावल तो मिल जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये था कि उसी सेम किचन में वो लोग दाल भी बनाते हैं और पोर्क भी बनाते हैं, सो बहुत दिक्कत होता था उस चक्कर में। अच्छा, एक और सवाल है, पाइनएप्पल कौन सा स्टेट में फेमस है? स्टेट में फेमस है सर? हाँ, मतलब कौन से? पाइनएप्पल आसाम में? ना आसाम में नहीं। पाइनएप्पल आपको बेसिकली मिजोरम में एंड जो नागालैंड है, इनमें आपको बहुत आसानी से दुकानों पे मिल जाता है, मतलब वो वहीं पे उगाया जाता है। उगाया जाता है। कौन सा स्टेट बोला? मेघालय और मेघालय एंड नागालैंड, जहाँ मैं गया हूँ। मेघालय इट्स मोस्ट ग्रोन इन मेघालय मैक्सिमम। ओके बेसिकली मैं मेघालय नहीं गया, तो sweetest pineapple it's in Meghalaya. Somehow North East is famous for pineapple also, I think मैंने किसी मूवी में सुना था। Pineapple, the best pineapples. Yes. ओके, सो हम आगे चले। यस अनुराधा मैम। दिलीप जी, ये इसके अलावा कोई वेजिटेशन नहीं होता है वहाँ पे? इज इट इजी टू ग्रो थिंग्स लोकली? जैसे हमारे आमतौर से ये आते हैं ना, गोभी और गाजर बीटरूट वगैरह। आपका वॉइस क्लियर नहीं आया मैम। वहाँ पे उगाए जाते हैं या नहीं? मैम एक बार फिर से आप दोहराएंगे अपना प्रश्न, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैं पूछ रही थी कि वहां पे अभी आपने जो दृश्य दिखाया वो सिर्फ बैम्बू शूट्स की थी ना, तो आई वाज आस्किंग यू कि वहां पे और वेजिटेशन कुछ ग्रो करते हैं खुद या बाहर से मंगाते हैं? नो मैम, बेसिकली ये सारे स्टेट जो नागालैंड है, मिजोरम है, ये सारे आसाम पे डिपेंडेंट है मैम, मणिपुर भी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, सो खेती नहीं होती इन चीजों का, जैसे सब्जियों का नहीं होता। आप बात नहीं मानेंगे, जैसे जो चीजें हमारे यहाँ 10 रुपए किलो मिल जाती है या 20 रुपए किलो, वहाँ पे वो 250 300 पर केजी मिलती है। ओके। क्योंकि वो सारा ट्रांसपोर्ट होके आता है, जो लोकली जो क्या बोलते हैं सूमो चलती है वहां पे, उससे ट्रेवल करके और वो लेके आते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सो अब हम कुछ मिथ वर्सेस रियलिटी देखते हैं। सो डेंजरस एंड अनसेफ, पहले मैं भी सोचता था कि नागालैंड एंड मैं जब गया था तो नागालैंड के बारे में मुझे बोला गया था वहाँ के असम के लोकल्स के द्वारा कि बहुत अनसेफ है। सो मैं काफी डरा सहमा रहता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग काफी अच्छे हैं।
मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बताना चाहूंगा कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में एक शब्द में कहूँ या एक लाइन में कहूँ तो, कि जब भी आपको लगे कि आपका भरोसा इंसानों पे से उठता जा रहा है, बहुत बेईमान लोग दिखते हैं, सारे लोग ऐसा लगे कि साफ मक्कारी कर रहे हैं, हमसे धोखा कर रहे हैं, तब आपको नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिन रह के आना चाहिए, क्योंकि आपको फिर से इंसानों पर विश्वास होने लगेगा। इतना प्यार, इतना अपनापन उन लोगों में है, मतलब वो नागालैंड ऐसा में? यस, नागालैंड में। लेकिन एक दिक्कत है, जो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि वो लोग कट्टर बहुत है अपने धर्म के प्रति। अगर आपने उनके धर्म या उनके, हाँ क्रिश्चियनिटी के प्रति? हाँ, नहीं, अगर आप ट्रेडिशन, उनका जो लोकल ट्रेडिशन होता है उसके प्रति वो लोग बहुत समर्पित होते हैं। उसमें सर, अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो आप उनके दुश्मन हो गए, अदरवाइज वो लोग बहुत प्यार करते हैं। यस सर, अदरवाइज वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, वो आपको वो बहुत जल्दी आपसे परिवार की तरह रहने लगे। मैं एक स्कूटी से ट्रेवल कर रहा था, उसका ड्राइवर जो था वो नागालैंड का था। तो मैं मोकोकचुंग टाउन से जेएनबी, नाम भूल रहा हूँ मैं उस जगह का, उस जेएनबी गया था। तो उस मैं पहले बहुत डर रहा था उस आदमी से, क्योंकि मुझे जो बताया गया था उस हिसाब से ये था कि नागालैंड के लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंड ना सिर्फ गुस्सा हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा हथियार वगैरह भी ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ था। लेकिन उस आदमी से मैं बातें करना शुरू किया, धीरे 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 10-15 मिनट। फिर उसने, आप बात नहीं मानेंगे, उसने मुझसे इतना फ्रेंडली तरीके से बात की। उसने अपने घर फोन लगाया, अपने बच्चों से मेरी बात कराई कि ये सर दिल्ली से आए हैं, हम भी दिल्ली जाना चाहते हैं सर, एक बार घूम के आना चाहते हैं, दिल्ली में क्या है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीजें। तो इतना प्यार उस आदमी ने मुझे उस 25-30 किलोमीटर की राइड में दे दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अनसेफ हूँ यहाँ पे। हाँ, यस सौरभ सर। ये तुम्हारा एक्सपीरियंस शायद रोहित भी बता पाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी समय से अलग से देखा गया है। काफ़ी समय से, मे बी अभी 2014 या 2010 के बाद थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान गया है। यहाँ हमको कभी कभार थोड़ी हीन भावना मिलती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, थोड़ी सी मिलती है जब हम अलग स्टेट्स को देखें। बट नॉर्थ ईस्ट कैसा देखता है और पूरे इंडिया को, अपने को? कई जगहों पर आपको ये पॉलिटिकली, उसके पीछे का जो कारण है वो पॉलिटिक्स है। बट पॉलिटिक्स को छोड़ दिया जाए, वो पॉलिटिक्स को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अगर सॉरी पर हमारे पास टाइम बहुत कम बच रहा है। सो वहाँ पे होता क्या है ना सर, कि कुछ लोग जरूर आपको ऐसे मिलेंगे आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 10, कि जो लोग आपको रियलाइज करवाएंगे कि आप अलग हैं, आप किसी अलग जगह से आए हैं, और आपको बहुत नीचा मानेंगे क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन बाकी 90% लोग ऐसा नहीं करते। पर 10% लोग ऐसे जरूर मिलेंगे आपको, जो ये आपको भरोसा दिला देंगे कि आप उनसे नीचे हैं, आपको आपके साथ भेदभाव करेंगे। इवन कुछ लोग आपको रास्ता भी नहीं बताएंगे, जो हमारे यहाँ भी आम बात है। तो ऐसा कोई वो नहीं कह सकते हम कि वो लोग अलग से हैं या इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये चीजें तो मैं बिहार में भी महसूस कर लेता हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट में करना कुछ अलग नहीं है। 100 में से अगर 10 चीजें खराब है तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। यस रोहित सर। हाँ सर, एक चीज बताना चाहता हूँ कि लाइक कट्टर नहीं होते सर। यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप जब यहाँ पे घूमने आओगे तो एक ही चीज का याद रखना कि आप उनको रिस्पेक्ट दे, और वुमेन को स्पेशली ज्यादा रिस्पेक्ट दे, और जो उनके ट्रेडिशन और कल्चर जो है उनको रिस्पेक्ट दे, तो वो कुछ नहीं करते, बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपली जस्ट ये बिलीव करते हैं कि आप आके यहाँ पे रहिए, उनका ट्रेडिशन, कल्चर और जो डाइवर्सिटी उनको रिस्पेक्ट करिए। और हाँ, सेकेंडली नेचर को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स भी है जो नेचर को पूजते हैं, पूजा करते हैं। यस सर। ओके, सो अर्नब सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारे पास टाइम कम बचा है। सो रिदम, स्पोर्ट एंड सोल की बात करें, सो बेसिकली मैं ऐसे ही बताता हूँ, हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा म्यूजिक की अगर हम बात करें तो म्यूजिक यहाँ पे बेस्ट जो म्यूजिक है उसी को मतलब सुना जाता है सबसे ज्यादा। इंग्लिश सॉन्ग ही यहाँ पे पसंद किए जाते हैं।
ओलंपिक चैंपियंस अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए फेवरेट स्पोर्ट उनका फुटबॉल है। हमारे इंडिया के लिए ज्यादातर जो खिलाड़ी खेले हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही आए हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे क्रिकेट को बहुत ज्यादा वो मानते हैं, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। एंड ओलंपिक में नॉर्थ ईस्ट से मेरी Okay, जी okay. Now there she is called Chidanand Lahari. अर्नब सर आपका माइक अर्नब सर प्लीज म्यूट। ओके सो मेरी कॉम को तो हम सब जानते हैं, उनके ऊपर मूवी बन चुकी है। मीराबाई चानू 2020 आई थिंक 2020 में उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। आई थिंक 2020 या 2024 मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में। एंड जो मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लोवलिना जो है वो भी बॉक्सर हैं एंड उन्होंने भी आई थिंक रजत पदक जो होता है वो ओलंपिक में जीता है। एंड मणिपुर का जो डांस है, जैसे हमारे यहाँ 8 क्लासिकल डांस जो है इंडिया में, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, उन्हीं में से एक मणिपुर का मणिपुरी डांस भी है, शामिल किया गया। आप मनोज सर कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सौरभ सर आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में मेरा एक दोस्त है जो रविन्द्रनाथ टैगोर का यूनिवर्सिटी है ना, विश्व भारती, वहाँ से he did PhD in Manipuri dance. Now it is so famous, worldwide he performs. So yes. So that's all about नॉर्थ ईस्ट। जो मुझे लग रहा था कि मैं शायद इसको 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए, मैं 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा, पर आप सबके सहयोग से मैं इसे 1 घंटे से भी आगे ले आ पाया और कई चीजें हमारी रह गई है। Yeah, we like your personal touch. मुझे और एक चीज पूछना है। अर्नब जी मुझे भी एक चीज पूछना था। पूछ लीजिए। दिलीप, जैसे तुमने अभी देखा होगा कि कलकत्ता में भी जो कि दूसरा राज्य लगा हुआ है, देश लगा हुआ है, तो अप्रवासियों का आना जाना लगा रहता है और घुसपैठ का जैसे मामला है। तो क्या आप इन 7 सिस्टर्स में भी ऐसा कुछ देखने के लिए मिला या इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। किसी भी स्टेट में नहीं था। त्रिपुरा में कुछ जगहों पर था, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे वो क्या करते हैं ना, वो खुद ही निपट लेते हैं। वो मानते हैं कि अगर आर्मी नहीं है तो हम ही तीर कमान मार के भी उनको भगा देते कई बार। आसाम में आई थिंक ऐसा मानते हैं कि आसाम में कई लोग हैं जो बाहर के हैं, लेकिन वो काफी टाइम से रह रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है, मतलब उनके पास प्रूफ है उनका रहने का, सो ऐसा वो नहीं है। ना इट्स नॉट एन इलेक्शन स्टंट। क्या बात कर रहे हैं शशि? अच्छा, सो लेट्स नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स राइट नाउ। दिलीप, एक चीज प्रश्न है। KVJNV जो आपने विजिट करे हैं, हमारा प्रोग्राम, इट इज परसीव्ड एज हिंदू। एक पूरा आप क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट, तवांग में तो बच्चे बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पे हर हफ्ते प्रिंसिपल वाज टेलिंग बुद्धिस्ट मंक आते हैं। सो हमारा प्रोग्राम का, जैसे हम प्रोग्राम लेके जब मैं उत्तराखंड जाता था या जहाँ एक रेवरेंस मिलता था रामकृष्ण मिशन से, वहाँ आपको कैसा फील हुआ? बेसिकली तो सर वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। मैं सच बताऊं आपको तो वो लोग कैसे नहीं हैंडल एक्सेप्ट करते हैं फिर? आप जब क्लास में घुसते हैं, मॉड्यूल चलवाएंगे, कैसे, हाउ डू यू फील? क्या एक्सपीरियंस रहा? सर 10 बच्चे अगर क्लास में हैं तो उनमें से अगर 2 सुन रहे होते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं क्या, टीचर भी यही ट्राई करता है कि वो उस बच्चे को समझाए। मतलब जब हम करवा रहे हैं, वो 1 बच्चा या 2 बच्चे जो रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा पूरा फोकस फिर हमें उनकी तरफ ही शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें मजबूरी होती है। दूसरे बच्चों को अगर आपने कुछ बोला सो बहुत दिक्कतें हो जाती है। वहाँ पे वो कॉलर भी पकड़ सकते हैं आपका, उसी टाइम पे कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा कई प्रोग्राम वहाँ ग्रो करने का आपको वो नजर आ रहा है संभावना? मैं मानता हूँ कि सर जहाँ पे पहले से पानी है उन लोगों को प्यास नहीं होती, लेकिन जहाँ पानी नहीं है, जो लोग पहले से
हमारे से मतलब आप मानिए कि हम आज 70 साल बाद रेल दे रहे हैं, सारी चीजें अब जाके दे रहे हैं, तो वो हमसे नाराज तो होंगे ना सर। घर के हैं तभी तो हमसे नाराज होंगे, और परिवार के लोग अगर नाराज होते तो उनको छोड़ा नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रोग्राम की जरूरत उन बच्चों को वहाँ ज्यादा है बजाय यहाँ की, क्योंकि नहीं, वो वहाँ आप के थियोरेटिकली बोल रहे हैं, बट जब आप कराने जा रहे हैं एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया को, आर दे, क्या उनके अंदर वो है कि वो बैठ के सुनेंगे आपकी बात एक पल के लिए, या वो भी नहीं चाह रहे? नहीं सर, 90% तो नहीं चाहते, 10% चाहते। और जिनको नहीं चाह रहे आप बैठा के सुना रहे हैं, क्या फीलिंग आता है? गलत कर रहे हैं ऐसा? नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं। हम जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर, जब हम कल्चर, हमारे कल्चर को तो हम उन पे नहीं थोपते ना एफसीपी में। हम तो कल्चर की रिस्पेक्ट करना, जिस कल्चर में आप आ रहे हो उसका रिस्पेक्ट कीजिए। तो जब हम ये हमारे बात, प्रोग्राम का यूनिवर्सल अप्रोच उनको धीरे धीरे फील होने भी लगता है, राइट? मैं उनसे बोलता हूँ कि आप अपने कल्चर का रिस्पेक्ट कर सकते हैं क्या, तो वो बोलते हैं हाँ सर कर सकते हैं। सो बस वो उस तरह से धीरे धीरे हमें अपना मानने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये मुझे हिंदू बनाने नहीं आए हैं, ये मुझे कन्वर्ट करने नहीं आए हैं रिटर्न, ये मेरे लिए ही बात कर रहे हैं। थैंक यू रमनन सर। So, Philip, you can ask a few people if they want to say, and then please close. Huh? ओके, सो यस सौरभ सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? शायद ये सवाल हमसे रह गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो ज्यादातर भूभाग है वो हिंदी नहीं बोलता है, आसाम को छोड़कर, और तुम हिंदी भाषी राज्य से आते हो। क्या मतलब कम्युनिकेट करने में क्या कभी कोई दिक्कत आई, लोगों से बात करने में, बच्चों से बात करने में? क्योंकि मुझे गोविंद सर ने बताया था, सुभाष सर ने बताया था, लोग वहाँ खासी बोलते हैं, खासी एक ट्राइबल लैंग्वेज है शायद, तो वो बोलते हैं। तो तुम कैसे कम्युनिकेट, क्या हिंदी समझ पाते हैं वहाँ के लोग, या तुमने उस दौरान में अंग्रेजी ज्यादा अच्छी कर ली अपनी? ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं जानते, बोल नहीं पाते वो हिंदी, लेकिन आई थिंक जो ट्रेवल के लिए मुझे जिन लोगों से काम पड़ा दुकानों पे, उनको हिंदी समझ में आती थी। बच्चे जो होते हैं बच्चों को हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, समझ सारे बच्चे पाते हैं। बेसिकली हम तो प्रोग्राम इंग्लिश में कराते थे वहाँ पे, तो ज्यादा उनसे कांटेक्ट करना हमें मना ही रहता था कि सर आप उन बच्चों से अकेले में नहीं मिलना, या ऐसे बात मत करना अलग से, कुछ आप क्लास में रहिए, इंग्लिश में आप अपना स्लाइड करवा के ऐसा। सो बच्चे हिंदी बोल पाते हैं नहीं, बाकी समझ तो पाते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में शायद हमारे पास कुछ 50 या 60 स्कूल, 50 स्कूल रामकृष्ण मिशन के भी है शायद, मेघालय में, मिजोरम में या मणिपुर में ऐसे है। अर्नव सर, कुछ है स्कूल ना? मिजोरम मेघालय का मुझे तो आइडिया नहीं। रोहित को पूछो, मेघालय में 51 सॉरी और इम्फाल में एक है। हाँ, तो इम्फाल क्या कौन वहाँ सा के, है? रोहित बताओ। क्या वहाँ के, जी सर। हाँ, सर इंडिया में कौन सा? मणिपुर का ना इम्फाल? हाँ सर, इम्फाल। तो ऑल टुगेदर आई थिंक 54 स्कूल्स है मेरे पास, 53 है मेघालय के और एक है इम्फाल के। अच्छा। वैसा कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने चेरापूंजी में आई थिंक 40 प्लस स्कूल विजिट किए थे मिशन के अभी, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है सर कि हिंदू प्रोग्राम है, वैसा कुछ नहीं। ओके, सवाल वही था मेरा, क्या कुछ डिफरेंस मिलता है वहाँ के बच्चे और केवीज के बच्चे में, जेएनवीज के बच्चों में? मिशन की आइडियोलॉजी से वो इंस्पायर्ड है, या वो जो मिशन उनके लिए काम कर रहा है उसको वो एडमायर करते हैं वो बच्चे या उनकी फैमिलीज? वन मोर क्वेश्चन, मेघालय के पॉपुलेशन का क्रिश्चियन डोमिनेटेड है? जी सर। ओह यस, अब बताएं। सर वैसा जैसे कि आपने कहा कि प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर हो जाती है मेघालय में, थोड़ी सी हिंदी बच्चों के साथ, बस क्लास 6 और 7 के लिए, और वैसा नहीं। और अरुणाचल के भी मैंने स्कूल विजिट किए थे, तो वैसा कुछ नहीं है कि लैंग्वेज बैरियर या फिर बच्चों जैसे कि नहीं पढ़ना चाहते। एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे मैं पहुंचा था, जैसे कि वहाँ पे नवजागरण के भी टीचर नहीं थे, एफसीपी के टीचर भी नहीं थे, वो ब्रेक में थे, तो मैंने वहाँ पे क्लास कंडक्ट कराया और बच्चों ने एंजॉय किया, आंसर दिए, रिस्पॉन्स किए, हिंदी अच्छे से बोले, वैसा चैलेंज फेस नहीं किया। और रहा मेघालय के स्कूल्स में, मेघालय के स्कूल्स बहुत ही अच्छे कर रहे सर, ये एफसीपी प्लस अवेकनिंग दोनों चल रहा है, और होप सो कि इस बार शायद अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। सो आरकेएम के स्कूल होने के कारण मेघालय के जो 53 स्कूल्स है
सौरभ जो पूछ रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है ये 2 साल में? हाँ सर, क्योंकि स्कूल भले लाइक मिशन का हो मगर जहाँ पे वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोकली हैं, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, टीचर्स भी लोकली हैं। Obviously, कुछ बेटर देखा है आरकेएम हाँ का सर। तरह से कुछ हाँ सर, एक्स्ट्रा देखा है आपने? प्रोग्राम बहुत ही जी सर। एक्स्ट्रा कुछ देखा है बच्चों में, उनके नेचर में, बिहेवियर में, मोर रिस्पेक्टफुल या मोर आई डोंट नो? हाँ सर, रेस्पेक्टफुल तो होते ही हैं, शाही होते हैं, शांत तो बहुत ही होते हैं, वैसे कुछ नहीं होता ऐसे कि डिस्टर्बेंस, बहुत ही शांत होते हैं। ठीक है अनुराधा मैम, मनोज जी। अनुराधा मैम, हाँ जी। you want to say something? No, it was such a wonderful thing. I mean, I came in a little late because I actually was asleep. And then I realized it was already 5:20. But mujhe Yeah, na, your the hand session is name raised. attracted me. And I wanted to attend the session because I wanted to know more about Northeast. एक Yeah, झलक तो आप ही से आ did a गया। wonderful job, and I thank him also. From your mouth, Yes. it is coming. Yeah. Yeah. So Manoj, please बताएं। जी सर। सर आप मेरा अपना क्वेश्चन था। एक्सपीरियंस, हाँ, जी, क्वेश्चन अभी के बाद आप अपना एक्सपीरियंस देके दिलीप को धन्यवाद देके खत्म करते हैं। चलिए। ओके ओके। अन्ना Anjali, सर, is it okay? आप सर इस क्वेश्चन को आप भी Yes, sir. सुने। It's okay. अभी एक क्यों सौरभ सर ने क्वेश्चन किया था दिलीप सर से कि वहां के लोग हिंदी नहीं समझ पाते, तो आपने उन बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया हिंदी में, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि वहां के लोकल कोई रिसोर्स पर्सन उनको बेहतर वो करवा सकता, ऐसा मेरा सोचना है। पता नहीं मनोज, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना 220 लैंग्वेजेस है। सो आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेज है, आप नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। ओके ओके ओके, मेरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया। और दिलीप सर, सच में बहुत अच्छा लगा। शायद इस सेशन से ज्यादा मैंने किसी में इतना क्वेश्चंस भी नहीं पूछे, इतना बोला भी नहीं आज। सच में बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मुझे तो यूं महसूस हो रहा था, आज तक मैं सिर्फ सोचता ही था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा हूँ, नई नई चीजें सीख रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये कुछ नया यूनिक लेके आए हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस दिए, रवि सर, रोहित सर, मंगला, सब बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मनोज सर, रोहित सर धन्यवाद, अनुराग सर थैंक यू सो मच, एंड सभी को बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 10 स्लाइड्स है एंड मैं 10-15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी, मेरे पास क्या है बोलने का, मैं बहुत डर रहा था। लेकिन आप सबने बहुत मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आप लोगों ने दी, जिस कारण से मैं बोल पाया। सो थैंक यू सो मच सभी को। ये हमारी टीम की ब्यूटी है। यस सर। अपना मंत्र से खत्म कर दीजिए। ओह यस, अनुराधा मैम। पिछले साल रोहित जब ग्रुप पे वो क्लास विजिट, स्कूल विजिट का फोटो पब्लिश करता था, मुझे बहुत दिलचस्पी हो रही थी, एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग चिरापुंजी एंड ऑल दीज प्लेसेस। ओके, दैट इज हाउ माय लव, नॉट लव बट इंटरेस्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टार्टेड। अभी इन्होंने और मुझे दिखाया झलक, तो नाउ आई रियली वांट टू विजिट दैट प्लेस। बट हम बूढ़े हैं, तो if some youngster is planning some group trip or something like Saurabh or somebody, तो if you don't mind जरा मुझे भी बता दें, हम भी चलेंगे आपके साथ। आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन लोकल का हम मजा उड़ाएंगे आपके साथ साथ। दिलीप, आपके जैसे हम भी शाकाहारी हैं, तो डरना मत। आप सबका धन्यवाद, खासतौर से दिलीप का। जी थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू। तो सौरभ सर, आप प्लीज प्लान बनाइए, हम सब चलते हैं। मेरा भी दोबारा जाने का मन हो रहा है। कई जगहें छूट गई है नॉर्थ ईस्ट की, जो फिर से देखना है। तो ठीक है, मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, आज तो काफी ज्यादा टाइम हमने ले लिया, आधा घंटा ज्यादा हो गया है। सो मैं अर्नब सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्रणाम मंत्र के साथ प्लीज खत्म करते हैं आज इस सेशन को भी। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
ओम शांति 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 ओम। थैंक यू। थैंक यू। एवरीवन नमस्ते बाय। सभी। थैंक यू दिलीप भाई। आरती का समय। थैंक यू।